और इसी बयान के साथ एक बार फिर एक पुरानी बहस फिर जिंदा हो गई और चर्चाओं में आ गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि कानून के गलत इस्तेमाल के मामले समय समय पर सामने आते हैं। सामने आता है कि लोग फंसाए जाते हैं, धमकाए जाते हैं, चाहे वो दहेज उत्पीड़न के मामलों में हो, हनी ट्रैप के, यानी किसी मामले में SC/ST एक्ट के भी। ऐसे केसेस में अगर कोई सवर्ण सवाल उठाए तो उसके सवाल उठाए जाने पर सवाल उठा दिए जाते हैं। लेकिन इस बार सवाल उठाया है विधायक बहादुर सिंह कोली ने। वैसे तो विवादित बयान की वजह से ये पहला मामला नहीं है कि वो सुर्खियों में आए हों, लेकिन इस बार वो बहस छेड़ी है जो काफी पुरानी है। सवाल ये है कि ऐसे मामलों की कोई हाई लेवल स्टडी मौजूद है क्या, जो कैटेगरी वाइज कुछ बातों से पर्दा उठाए? अगर नहीं तो क्या होना चाहिए? मामला गंभीर है, इसलिए इस पर मैं कोई पॉलिटिकल डिबेट लेकर नहीं आया हूं, बल्कि चर्चा लेकर आया। चलिए शुरू करते हैं बातचीत मेहमानों से। पीसीआर से कहूंगा तमाम गेस्ट स्क्रीन पर ले लें। मेरे साथ पाराशर नारायण शर्मा जी हैं, अध्यक्ष हैं समता आंदोलन के। अभिषेक पारीक वकील हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। और नरेश शर्मा जी, रिटायर्ड RPS। आप तीनों का स्वागत है समाचार प्लस पर। कुछ ही देर में और भी गेस्ट मेरे साथ जुड़ेंगे। मैं इन टोटलिटी समझना चाहता हूं। नरेश शर्मा जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, NCRB की रिपोर्ट ये कहती है कि इस SC/ST एक्ट के केसेस की जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत कम है। इसका क्या मीनिंग निकाला जाए? देखिए साहब, सर्वप्रथम तो समाचार प्लस चैनल का 1 वर्ष पूर्ण हुआ, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। अच्छा, अब आपका सवाल ये कि भाई कन्वेंशन रेट कम है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि इसके अंदर अधिकांश जो साक्ष्य पुलिस एकत्रित करती है वो जो पीड़ित, जो परिवादी मुकदमा दर्ज कराता है, उसी के परिवार के लोग ही बयान देते हैं। अन्य किसी जाति के लोगों के बयान नहीं आते हैं। और पुलिस भी एक फॉर्मेलिटी के तौर पर भाई SC/ST का मुकदमा दर्ज है, आप लोगों को चालान कर दो। हकीकत यह है कि इसके अंदर एविडेंस इतनी पर्याप्त होनी चाहिए जिसमें कि जुडिशरी को इनको कन्विक्शन करने में मदद की। मेरा मानना व्यक्तिगत यह है कि अगर मान लो 100 मुकदमे दर्ज होते हैं SC/ST के, उसमें से कम 60% मुकदमे झूठे दर्ज होते हैं। नहीं, वो सबूतों के अभाव में ऐसा हम कह रहे हैं या सचमुच झूठे ही होते हैं? ऐसा सर, सचमुच ही झूठे होते हैं। एक बात बताइए आप, ऐसे ऐसे मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। आज सड़क के ऊपर 2 व्यक्ति जा रहे हैं, आपस में कहासुनी हो गई, उसको ये पता ही नहीं है कि ये कोई ST या SC जाति का है, और मान लो दियाली हो गई, वो जाके सीधा थाने में मुकदमा दर्ज करा देगा। पुलिस वाले इसलिए दबाव में रहते हैं, साहब हमारे पे झूठे आरोप लगेंगे कि साहब ये किसी से मिल गए, इसलिए वो भी फॉर्मेलिटी करके चालान कर देते हैं। अब पुलिस अगर चालान कर देती है, कोर्ट में वो साबित नहीं होता है, उनको कन्विक्शन नहीं होती है। तो नरेश जी, मुझे एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति आया SC/ST एक्ट में मामला दर्ज करवाने, तो पुलिस के लिए भी तो एक सेट ऑफ लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे ना कि इसको फॉलो करना है। देखिए साहब, पहले एक ही नियम ये भी आ गया था कि यदि SC/ST का कोई मुकदमा दर्ज कराने आता है तो पहले उसकी एक प्रारंभिक जांच कर ली जाए, और जांच में यदि ऐसा प्रतीत होता है कि हाँ ये घटना घटित हो रही है तो वो मुकदमा दर्ज होते हैं। लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा के नहीं साहब, प्रारंभिक जांच का कोई औचित्य नहीं है, डायरेक्ट मुकदमा दर्ज किया जाए। अब मुकदमा दर्ज हो जाता है। अब दूसरा होता क्या है कि SC/ST के मुकदमों में राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा इनको काफी आर्थिक सहायता दी जाती है, जैसा प्रकरण होता है उसका। अच्छा, हाँ। अब लोगों ने इसको बिजनेस बना लिया। कई ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक ही आदमी 5-5, 10-10, 20-20 मुकदमे अलग अलग तरीके से दर्ज कराते हैं। यहीं पर वो राजीनामे का खेल शायद होता होगा, जिसके तरफ इशारा बहादुर सिंह कोली कर रहे हैं। यहीं पर शायद वो राजीनामे का खेल होता होगा जिसका इशारा बहादुर सिंह कोली कर रहे हैं। मैं आगे भी आपके पास आऊंगा कुछ डाउट्स क्लियर करने। मेरे साथ इंद्राज सिंह मेघवाल भी जुड़ चुके हैं, जो कि अध्यक्ष हैं मेघवाल सभा के। इंदिरा जी, आपका भी स्वागत है समाचार प्लस पर। इससे पहले मैं एक पॉइंट और समझना चाहता हूं कि इस तरह के मामले जब कोर्ट में पहुंचते हैं तो क्या होता है, उसके बाद फिर हम इसको ओपन डिबेट कर लेंगे। अभिषेक पारीक, आपके पास आ रहा हूं। अभिषेक, मैं समझना चाहता हूं इस तरह के मामलों में कोर्ट के भीतर क्या क्या पेश करना होता है,
क्योंकि कई चीजें तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तो इसने कहा या उसने कहा के बेस पर भी होती हैं। कोर्ट में क्या होता है इस तरह के केसेस में? देखिए स्वप्निल जी, कोर्ट में जो भी आप दलील देंगे उसके पीछे आपके पास साक्ष्य का आधार होना आवश्यक है। आप साक्ष्य अगर कोर्ट में प्रस्तुत नहीं करेंगे तो आपकी किसी भी दलील को कोर्ट स्वीकार नहीं करेगा। अगर आप एविडेंस प्रोड्यूस नहीं करेंगे, अब इन केसेस के अंदर जो भी मुख्य गवाह या साक्षी जिनको हम कहते हैं वो होते हैं जो खुद व्यक्ति होते हैं जो उस स्थान पर मौजूद थे जहां पे घटना का होना जाना बताया जा रहा है। जब केस चलता है, केस की प्रोसीडिंग जब लंबी चलती है, गवाहों को बुलाया जाता है तो बहुत सारे उसमें आने से मना कर देते हैं, अपना नाम वापस ले लेते हैं, गवाह की लिस्ट में आते नहीं है, बार बार कोर्ट उनको सम्मन जारी करती है, तब जाके वो आ पाते हैं। फिर आके वो हॉस्टाइल हो जाते हैं कि साहब हमको याद नहीं है उस समय क्या हुआ था, हम वहां मौजूद नहीं थे, हमने सुना नहीं था, क्योंकि वो किसी भी न्यायिक प्रक्रिया में भाग लेना नहीं चाहते हैं, वो अपना जीवन जीना चाहते हैं। वो घटना को काफी साल गुजर चुके होते हैं जब ये साक्ष्य के स्टेज पे जब तक मुकदमा आता है, तो वो प्रैक्टिकल रीजंस के कारण कोर्ट को कभी भी उतने पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो पाते। नहीं तो दो सेकंड मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि इस तरह के केसेस में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस करके तो कोई चीज हो नहीं सकती इस जो आप कह रहे हैं उसके हिसाब से। और दूसरा पॉइंट ये है आई विटनेस की ही सबसे ज्यादा मान्यता। नहीं तो उसमें क्या कास्ट एंगल भी आता है? ये जो आई विटनेस की बात है, क्या इसमें कास्ट बेसिस को भी कंसिडर किया जाता है कि उसी कास्ट से है या किसी और कास्ट से है या क्या है? इंडिपेंडेंट इसमें गवाह की रिक्वायरमेंट कोर्ट को होती है कि वह किसी भी पक्ष से प्रभावित है पार्टी या नहीं है, उसके कास्ट का कोई बेसिस ऑफ कंसिडरेशन नहीं है कानूनी प्रक्रिया में, बट वह गवाह जो है निष्पक्ष गवाह होना चाहिए। किसी भी दोनों पक्षों में से किसी का भी रिलेटिव या कोई उसका साथी या उससे हित में उसका हित मिला हुआ होगा तो वो उसके साक्ष्य तो उसका ग्रहण करेगी कोर्ट, लेकिन उसकी जो रेलेवेंस होगी वो उस तरीके से नहीं होगी जिस तरीके से इंडिपेंडेंट गवाह की होगी। ठीक है इंदिरा जी, क्या आप देखिए मैंने शुरुआत में कहा कि अगर कोई सवर्ण सवाल उठाए तो उसके सवाल उठाने पर सवाल उठ जाते हैं, लेकिन बहादुर सिंह कोहली अगर ये कह रहे हैं कि SC/ST एक्ट का इस्तेमाल गुंडागर्दी के तौर पर किया जा रहा है और ये गुंडागर्दी SC/ST एक्ट की खत्म होनी चाहिए, तो क्या इसके पीछे कुछ फैक्ट्स होंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 50% केसेस झूठे होंगे, लेकिन हो सकता है कि कुछ केसेस झूठे आते हों जिनकी संख्या अच्छी खासी हो। देखिए साहब, तो ये इस एक्ट के बाबत ये कुछ हो सकता है इनके विधायक जी के क्या इनके कोई दबाव है या कोई साइंटिफिक डेटा इनके पास हो, तो इनको राज्य सरकार को पुट अप करना चाहिए ये केस इतने झूठे हुए हैं, इनमें क्या कार्रवाई गलत हुई है। और मैं आपकी सामान्य चीज बता दूं कि SC/ST एक्ट में जब तक जान पहचान एक अभी आपकी आवाज़ एक्चुअली टीवी पर क्लियर नहीं जा रही है इंदिरा जी, मेरे सहयोगी आके आपकी तुरंत मदद करेंगे। तब तक मैं पाराशर नारायण शर्मा जी आपके पास आ रहा हूँ। और अभिषेक भाई मैं आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा, आप कैमरा लगातार ऑन रखिए क्योंकि आप समय समय पर बीच बीच में डिबेट्स में विंडो में भी आ रहे हैं। पाराशर नारायण शर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या लगता है आपको, देखिए झूठे केसेस तो किसी में भी हो सकते हैं भाई, हम प्रताड़ित पीड़ित पति संघ भी जानते हैं, चोरी के झूठे मामले। क्या ये SC/ST एक्ट के केसेस को लेकर बहादुर सिंह कोहली जो बोल रहे हैं वो उसी कड़ी में है या बात उससे आगे की भी है? ऐसा व्यवहारिक रूप से देखा गया है। मेरे पास 4-5 साल पहले के आंकड़े हैं। अभी जैसे नरेश शर्मा जी बता रहे थे 60% तो झूठे होते हैं, 4-5 साल पहले तक के मेरे पास आंकड़े हैं, पुलिस विभाग के ही आंकड़े हैं। करीब 70% मुकदमे जो एट्रोसिटी एक्ट होते हैं वो झूठे होते हैं। अच्छा, 30% सही होते हैं। हालांकि ये भी दुखद पहलू है, 30% सही क्यों होते हैं? स्वतंत्रता प्राप्ति के 70-75 साल बाद जाति के आधार पर प्रताड़ना तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन 70% का आज इतना बड़ा आंकड़ा ऐसा है तो झूठे मुकदमों का है, ये चौंकाने वाला है। तो जिसपे एट्रोसिटी मुकदमा लगता है उसका जीवन कितना दुर्भर हो जाता है वो ही जानता है या उसके साथ वाले जानते हैं। और ये जैसे अभी बता रहे थे शर्मा साहब के साहब, ये सरकार से पैसा मिलता है, इंसेंटिव मिलता है। एट्रोसिटी मुकदमे में कोई हो जाता है तो जैसे कोई बलात्कार का मुकदमा हो गया तो उसमें 3 लाख या 4 लाख रुपए से कोई अमाउंट कर रखा है। मार पिटाई का हो गया तो 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए तक ऐसे अलग अलग ढंग से कर रखे हैं इनको। एक तो वो पैसा लेने के लालच में फर्जी मुकदमे हो जाते हैं। दूसरा क्या है, फिर जो
बेचारा अभियुक्त होता है वो डर जाता है, जिसको अभियुक्त बनाया गया होता है, कई बार साजिश के तहत बनाया जाता है उसको। नहीं, लेकिन पाराशर जी क्योंकि फिर मैं एक इनकी बात क्या है, मैं ये कह रहा हूँ ना कि अगर किसी एक्ट की गुंडागर्दी की बात है, रिजर्वेशन भी है नौकरियों में। हाँ, नहीं पाराशर जी, मैं हाँ ये जी। कह रहा हूँ कि अगर किसी एक्ट की गुंडागर्दी की बात है तो वो एक्ट तो फिर वो दहेज उत्पीड़न का, महिला उत्पीड़न का, आपको याद होगा कुछ महीनों पहले जी। जब कांग्रेस सरकार होती थी, अशोक गहलोत ने महिला उत्पीड़न के मामलों में ये कहा था कि कई केसेस झूठे निकल जाते हैं, वो भी उतने ही पीड़ादायक है। तो यही क्यों सिंगल आउट किया जाए? किसी भी केस के नहीं। झूठा होने की गुंजाइश तो हर प्रकार के एक्ट में वो है। भी सिंगल आउट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कोहली साहब ने इस मुद्दे को, क्योंकि वो समाज से आते हैं, ऐसी समाज से आते हैं, वो देख रहे हैं इस चीज को। मैं जो भी बताना चाह रहा हूँ ना सर, मतलब आरक्षित वर्ग के SC ST के अधिकारी आजकल तहसीलदार लगे हुए हैं, थानेदार लगे हुए हैं, SP DSP लगे हुए हैं। कई बार तो बेचारा अभियुक्त ऐसा फंस जाता है, कोई सुनने वाला ही नहीं होता उसका, बिल्कुल झूठा मुकदमा, क्या करे बेचारा, कईयों की जिंदगियां खराब हो गई। तो उस चीज के अंदर जो कोहली साहब कह रहे हैं गुंडागर्दी है, वास्तव में गुंडागर्दी है ये। मतलब कोई ये डाल रहे हैं ना कि भाई पाराशर नारायण से 10 लाख रुपए खोज रहे हैं अपने को, और एट्रोसिटी एक्ट का मुकदमा दर्ज कराए खोज रहे हैं, तो वो लेके ही रहेंगे, ये हालत चल रही है। तो बहुत बुरी हालत है, और इसके लिए राजनीतिक पार्टियां बोल नहीं पाती, राजनेता बोल नहीं पाते, और वहां के अधिकारी जो होते हैं वो आरक्षित वर्ग के होते हैं। इतना घिर जाता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था ना कि ये मुकदमा दर्ज करने से पहले जांच की जाए, तो वो केंद्र सरकार ने चेंज कर दिया, मुकदमे तो दर्ज हो रहे हैं। लेकिन आज भी ये बहुत बड़ी भ्रांतियां हैं कि एट्रोसिटी एक्ट में जो मुकदमा होता है उसमें गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं है। 7 साल तक की सजा वाले मुकदमों में गिरफ्तारी हो ही नहीं सकती है। ये अपने को, आपको इस विषय पर डिबेट रखनी चाहिए, लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, बार बार डिबेट होनी चाहिए इस पर, क्योंकि लोग बात क्या है, इसमें वकील भी मिल जाता है, थानेदार भी मिल जाता है, और उसको जो बेचारा अभियुक्त होता है उसको लूट लेते हैं वो लोग गिरफ्तारी का डर दिखाकर। जबकि 7 साल तक के मैटर्स में जहां सजा होती है उनमें तो गिरफ्तारी हो ही नहीं सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इनको डायरेक्टिव जारी की हुई है, डायरेक्टिव जारी किए हुए। ठीक है, ठीक है पाराशर जी। इंदिरा जी, आप कुछ कह रहे थे, आपकी आवाज एक्चुअली दर्शकों तक नहीं जा पा रही थी। हाँ। जो मैं बड़ा मेरे को हास्यास्पद लग रहा है कि सच्चाई से पाराशर नारायण जी हैं, कितने लोग कितना वाकिफ नहीं है जमीनी हकीकत से। हमारे पास तो ऐसे मुद्दे आते हैं, मर्डर तक के मामलों में मेन अभियुक्त को छोड़कर साइड में एक आध को बचा, इतना हीनियस स्थिति है इस एट्रोसिटी एक्ट में। जो ये बात सही है कि कन्विक्शन रेट कम है, वजह क्या है? वजह 2017 में तो 2 समथिंग अरे था। सर मैं बताऊं हमने नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट से डेटा दिए, निश्चित रूप से वजह नंबर 1 भ्रष्टाचार, बड़ा भ्रष्टाचार। ऐसे ऐसी हीनियस क्राइम में पुलिस मोटे पैसे खाती है, इसका मतलब पुलिस ईमानदार है। SC ST बेचारा गवाहों को या तो दबाया जाता है या किसी को प्रताड़ित किया जाता है, उसकी हिम्मत नहीं है। जिस जागीरदार जमींदार के खिलाफ उसने मुकदमा दर्ज किया है उसको उसी गांव में रहना है, मजदूरी करनी है उसको, क्या उसके खिलाफ बोल देगा? उसको मार देंगे। सच्चाई मेरे से पूछो पाराशर नारायण जी, अलग आप इसे राज्य सरकार विधेयक ये कोहली साहब विधेयक लाते, जांच कराए राज्य सरकार या भारत सरकार में। नहीं, पर ये जानकारी तो कोहली साहब अरे नहीं साहब, इनके पास क्या तथ्य है? इनके पास तथ्य क्या? कोई एक दिखाई मेरे को, हो सकता है 0.1% 1-2%, लेकिन 99% मुकदमे सही होते हैं। अब ये कह रहे हैं कि साहब रोड पे चलते तो पुलिस अगर सही होते तो कन्विक्शन रेट में कहां चूक हो रही है? सर चूक सर, मेरे दो सेकंड, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पास जो लास्ट आंकड़ा है, 2 मिनट, मेरे पास जो लास्ट आंकड़ा है वो 2017 का है, जिसमें कन्विक्शन रेट 2 पॉइंट समथिंग था, इसलिए परसेंटेज। इसका मतलब कन्विक्शन रेट से इसका मतलब आपकी पुलिस ईमानदार है ना, इसका मतलब तो साबित ये भी तो होता है पुलिस इतना भ्रष्ट व्यवस्था है पुलिस की, इतना मैं बता रहा हूं, क्या बताऊं मैं आपको, अंदर से मैं, मेरे पास कोई बात करे तो मैं राज्य सरकार को, मैं पार्टी बनने को तैयार हूं बताने की। ऐसी हालत है पुलिस की कि SC ST को तो बेचारे को आदमी नहीं समझते, कितना शोषण होता है उसका। मैं इतने और लास्ट में क्या होता है, उन पे दबाया जाता है। या शोषण तो पाराशर जी भी स्वीकार कर रहे हैं ना कि 30% भी बहुत ज्यादा है। मान रहे हैं, मैं बता रहा हूं 30% भी अच्छा खासा है। अंदर की स्थिति बहुत बुरा हाल है, अंदर उसके PP बिक जाता है, हाई कोर्ट उनको जमानत दे देता है, सेशन जज में अभी मैंने कई देखा ऐसे मामले हैं। लेकिन बहादुर कोहली कह रहे हैं कि जब राजीनामा होता है तो राजीनामे में पैसे वसूले जाते हैं। कोहली साहब जो कह रहे हैं इनकी क्या मजबूरी है मैं नहीं जानता, लेकिन कोहली साहब को कोई हो सकता है कोई क्या क्या व्यवस्था इनकी व्यक्तिगत व्यवस्था में नहीं पता, लेकिन मैं आम सच्चाई बता रहा हूं राज्य की और देश की कि वास्तव में एट्रोसिटी एक्ट में सजा इसलिए नहीं हो पाती, पुलिस की बेईमानी, गवाहों पे दबाव, PP तक बिक जाते हैं, सही फैक्ट्स एविडेंस
तब आएंगे जब किसी से आप तरीके से सब कुछ पूछोगे। नहीं, पुलिस तो का फिर इसके लिए हमें समझना हमारा होगा। इंडियन एविडेंस एक्ट है ना, ठीक है। वो उसमें जैसे आपका साक्ष्य है ना जुटाने के लिए वकील दोनों मिल जाते हैं। नहीं, लेकिन हमें एक कैटेगरी समझनी पड़ेगी कि SC/ST एक्ट के किस किस तरह के केसेस आते हैं। मुझे लगता है नरेश शर्मा जी हमें एक बार बता पाएंगे। अभी बलात्कार का पारसराणी जी कहते हैं, बलात्कार के केस में तो मेडिकल टेस्ट होता है, बिना कोई मेडिकल एविडेंस की तो किसी को सजा हो ही नहीं सकती। हाँ ठीक है, मैं नरेश शर्मा जी आपके पास एक बार फिर आ रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं SC/ST केसेस एक्ट में किस तरह के केसेस आते हैं। ये तो मेरा है सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 जो मैं उसी से जुड़ा पूछना चाहता हूं कि इसने बोल दिया, उसने बोल दिया, इसके सबूत ढूंढना लगभग इम्पॉसिबल होता है। ऐसे में जो आरोपी है, सबसे पहले तो पीड़ित की आइडेंटिटी छुपाना और आरोपी के साथ भी कुछ गलत ना हो, इस बात को एंश्योर करना, क्या ये टेढ़ी खीर नहीं है? ये एक साथ तो चल ही नहीं सकते। देखिए सर, ज्यादातर एक तो केस आते हैं आपके बारिश के टाइम पे रेवेन्यू से संबंधित, डोल की लड़ाई है, मेड की लड़ाई है, अच्छा। है वो आपस में खाली जगह के ऊपर डोल की, लेकिन उसको वो रूप दे देते हैं SC/ST का। पहला। दूसरा, कैसे, मतलब किस तरह से? सामान्य तौर पे हमारी किसी से सामान्य लड़ाई हो रही है, उसके अंदर कोई जातिगत वो नहीं है, लेकिन उसको पता है कि ये सवर्ण है, मैं SC/ST का हूं, तो वो निश्चित रूप से SC/ST के साथ मुझे जातिगत गालियां दी, मुझे फलाना फला शब्दों का उच्चारण किया, इस तरह का वो आरोप लगाता है। जबकि लड़ाई अन्य मुद्दे को लेके है, लेकिन एक नाजायज दबाव बनाने, अब आप इससे ज्यादा और क्या। एक अभी 2020 में अलवर में मैं था, एक महिला ने एक सवर्ण जाति के व्यक्ति पे मुकदमा दर्ज कराया। उस महिला का पति वकील था और उसने जिस दिन की घटना वहां की बताई है, उस दिन वो व्यक्ति वहां से 200 किलोमीटर दूर एक शादी में था, उस शादी के अंदर वहां उसकी फोटो थी। अब इस तरह के अगर आरोप लगेंगे तो नेचुरल है उनके ऊपर नाजायज दबाव जाएगा। अच्छा। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि आज ज्यादा जो झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं, उससे जो वास्तव में पीड़ित लोग हैं उनको भी न्याय नहीं। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि चलिए मान लिया जाए है कि बहुत सारे झूठे केसेस हैं, तो अगर झूठे केसेस निकले हैं तो उस पर काउंटर FIR या काउंटर कुछ होता है कि नहीं होता है? पुलिस जो जांच करती है, पुलिस क्या देखती है? हाँ, उसका मैं बता, ऐसा है सर, मैं ये कह रहा हूं अगर झूठे हुए हैं, सब झूठे मुकदमे चालान कैसे हो जाएगा? बिना एविडेंस के चालान हो जाएगा? ऐसा है सर, अगर झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं उसका हम FR लगाने के बाद में 182 211 की कार्रवाई होती करते है। हैं। बिल्कुल जो झूठा मुकदमा, रूल्स में प्रावधान है, उसके अंदर या तो सख्त कार्रवाई हो, तो ये झूठे मुकदमे दर्ज होने से अगर संख्या कम होगी तो जो वास्तव में पीड़ित है उसको इसका लाभ मिलेगा। अब क्या जो वास्तव में पीड़ित है उसको भी लाभ नहीं मिल पाता है। नहीं, पर मेरा सवाल ये है ही नहीं। मेरा सवाल दरअसल ये है कि अगर किसी ने झूठा मुकदमा किया है, उस पर काउंटर FIR करके आप तो बता सकते हो ना कि अब तक की जांच ने बता दिया वो झूठा है। मैं कह रहा हूँ राज्य सरकार सारे उसको सजा हो, कितने झूठे हैं। हाँ। दोबारा इसलिए जांच नहीं कराते हैं कि FIR नहीं, अगर काउंटर FIR होती है तो वो तो यही होता है। अब तो ये भी है कि अगर मान लो आपने SC/ST, फिर भी एक धारा हो गई 325A कि हाँ साहब आपने SC/ST के व्यक्ति से लड़ाई करी, चाहे आपने जातिगत गालियां दी चाहे नहीं दी, अगर 323 341 का भी मामला है तो 325A उसके अंदर लग जाएगी। ठीक है। मेरे साथ राजपाल मीणा जी भी शायद जुड़े हुए हैं। मैं PCR से एक बार कहूंगा कंफर्म करते हैं अगर राजपाल मीणा जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हों। चेयरमैन है नॉर्थ इंडिया NUBC के। राजपाल जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ सर, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज मेरे पास। राजपाल जी, मेरा सवाल यह है कि 2 तरीके हैं क्रॉस चेक करने के। सबसे बेसिक तरीका तो यही है कि अगर किसी ने झूठा मुकदमा कराया है, पुलिस उस पर काउंटर FIR करे, और चूंकि वो जांच के दौरान ऑलरेडी झूठा साबित हो चुका है, उस पर चार्जशीट फाइल कर उसे सजा दिलवा दे। पता चल जाएगा उसी वक्त कि कितने केसेस झूठे हैं और कितने सही हैं। सर, SC/ST एक्ट का अगर सही निस्तारण करे, इसकी सही जांच करे, तो ये जो फर्जी जो आप कह रहे हैं ना कि जिनका कि ये गलत केस दर्ज किए गए हैं, ये बिल्कुल लगभग ये मैं इसको 90% गलत मानता हूं। क्योंकि जो जांच करने वाला अधिकारी होता है ना, वो उनको इतना परेशान कर देता है, किसी भी पीड़ित जो FIR लॉन्च कराता है SC/ST एक्ट के अंदर, उसकी जांच में आ करके उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है दूसरे बाहुबली लोगों के द्वारा कि वो डर के मारे पहले ही या तो करते नहीं है, करते हैं तो कुछ होती है, उसको दबाव बनाकर इधर से दबाव बन के। और SC/ST एक्ट की बिल्कुल जो आप बता रहे हो बिल्कुल गलत है।
तो इसका फायदा हमको मिलना चाहिए था कमजोर वर्ग को, लेकिन इनमें क्या बाहुबलियों का आज भी दबदबा है, जिसके कारण से हमें नहीं, न्याय लेकिन नहीं मिल पा रहा है। इसका मकसद ये भी तो नहीं हो सकता ना किसी कानून का कि वो एकदम वन साइडेड हो। नहीं सर, इसमें क्या है कि मेरा आपसे गुजारिश है कि जो आप दिखा रहे हैं, आपने जो अब किया है, जो जैसे हमारे समाज के अंदर भी कई लोग ऐसे हो गए कि दूसरे जो कमजोर वर्ग के तबके उनको आपस में दबा करके बात, जैसे हमारे किसी विधायक महोदय एमपी साहब ने कोई आज स्टेटमेंट दिया है, तो मैं समझता हूँ क्योंकि ये लोग क्या कई स्टाइल से इनके पास सारे जिनकी सुविधाएं प्राप्त है, इसलिए ये लोग इनका फायदा इनको आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि जब से ये लोग हमारे SC/ST का सही ढंग से अगर जांच हो ना, SC/ST अधिकारी से इसकी जांच हो, तो हमारे लोगों को बहुत फायदा मिलता, गरीब तबके को बहुत फायदा मिलता। लेकिन क्या इसमें क्या है कि कुछ लोग इसका गलत उपयोग करते हैं, जिसके कारण फिर मेरा एक सवाल है इंदिरा जी, मुझे बताइए, ऐसा थोड़ा ना है कि बड़ी पोस्ट पर SC/ST के लोग नहीं बैठे, वो भी बैठे हैं। देखिए साहब, ऐसा है, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, बस मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे यूपी में जब बसपा की सरकार आई, अधिकतर थानों में जो ताकत थी वो SC/ST वर्ग से आने वाले लोगों को दी गई, लेकिन उसके बाद भी कन्विक्शन रेट वहां पर कम निकला। नहीं, वहां कितने जितने जिसी रेशियो है उतने अधिकारी तो होंगे, जितना आरक्षण उतने लिए जाते हैं, उससे ज्यादा थाने में लगे कैसे? वो तो एक आरोप की बात नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो जनरल लिस्ट में भी आते हैं साहब, वो तो जनरल में आते हैं। जो मान लो राजस्थान में SC जनसंख्या है, उतने अधिकारी तो होंगे। जो मान लो 100 थाने हैं, आए थानेदार वहां जितने पदोन्नति होके भी आए हैं 20, 22, 25, दो वो ही तो लगेंगे, उससे ज्यादा सब थानों में कैसे लगा सकते हैं? ठीक है। इसके पीछे साइंटिफिक सच्चाई मैं बताता हूं कि जातीय उत्पीड़न पुलिस भी करती है, जातीय उत्पीड़न वकील भी करते हैं, और एविडेंस न्यायालय के पुटअप नहीं होते। जातीय उत्पीड़न हाई कोर्ट में केस जाते हैं, फटाफट उसकी जमानत हो जाती है। वकीलों का इतना गोरख धंधा है कि बेचारे उसको नहीं पहचानते। SC की हालत कितनी है, कोहली साहब को मेरे साथ चले, मैं बताता हूँ। उन्हीं राज्य सरकार एक आयोग बनाए और समीक्षा कराई A to Z। आयोग तो है, SC/ST आयोग है। नहीं साहब, अलग से आयोग बनाए, झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं उसकी समीक्षा होनी चाहिए, ये FR अलग से कमेटी बनाई जाए और इसको शुरुआत से देखा जाए, जांच हो, और ऐसा हो तो उनको सजा सकते हो। अगर किसी ने गलत पैसा उठाया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, अभिषेक पारीक राज्य सरकार मुझे एक बात बताइए, इसमें ओनस किसके ऊपर होता है? जिसने आरोप लगाया है उसके ऊपर आरोप साबित करना है, या जो कल्प्रिट है उस पर ओनस है कि वो अपने आप को निर्दोष साबित करे? फेयर ट्रायल होती है। नहीं, ओनस किस पर? मैं ये पूछना चाह रहा हूं। अरे सर, NI एक्ट में होता है ना, जैसे जिसका उस पे होता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अभिषेक पारीक जी बताएंगे। अभिषेक जी जी, जिसमें आरोप जिस पे लगाया गया है ओनस उसके ऊपर होता है स्वप्निल जी, वैसे तो। हाँ, लेकिन ये मुकदमा जो है वो राज्य और अभियुक्त के बीच में रह जाता है। उसमें जो पीड़ित है, हाँ, उसका कानूनी रूप से कोई रोल नहीं है। हाँ, वो राज्य और अभियुक्त के बीच में मुकदमा चलता है। तो उसमें ओनस अपने को बेगुनाह, अपने निर्दोष साबित करने का जो ओनस है वो तो अभियुक्त पे होगा। एक छोटी सी बात और मैं समझना चाह रहा था कि ये जो राजीनामे वाला पोर्शन आता है, क्या उस राजीनामे में बोथ साइड के वकील भी रहते हैं, या बाहर ही कहीं पर सेटिंग होती है, या क्या होता है? नहीं, ऐसा कोई, ये बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। जो भी कहा गया है कि वकीलों का इसमें रोल है, एक तरीके से वकीलों का तो इसमें सिर्फ इतना ही योगदान है कि वो कोर्ट के सामने प्रस्तुत होकर अपने जो भी उनके मुवक्किल हैं उनकी पैरवी कर सकते हैं। जो भी दस्तावेज जो कोर्ट में प्रस्तुत किए जाते हैं वह साइन होते हैं, नोटराइज होते हैं, एफिडेविट बनाए जाते हैं, गवाहों के सामने उनके दस्तखत किए जाते हैं। तो वकीलों का कोई एक्सटॉर्शन का तो इंदिरा जी बेसिकली वकीलों से आपत्ति क्या है? मेरी बात सुनो, पारिक साहब, पहले प्रोसिक्यूशन में सिद्ध करना पड़ता है कि अपराध हुआ विद एविडेंस, और उसके बाद जो मैं भी इसमें एडवोकेट रहा हूं, चीफ जो बयान होते हैं उसके बाद क्रॉस में निश्चित रूप से एक्यूज्ड की मदद होती है। अगर दोनों, ज्यादातर वकील ज्यादा मिलते हैं, और ये बात ठीक है, लोअर जुडिशरी में न्याय मिलता है अगर उनके फैक्ट सेशन तक ले। हाई कोर्ट में ये ट्रायल होती नहीं, एविडेंस वहां मामले दूसरे हो जाते हैं। तो मैं बता रहा हूं, अगर मान्य न्यायालय, ये यहाँ के मेरा निवेदन, आप जो सेशन जब तक बिल्कुल फेयर ट्रायल की बात कर रहे हैं, अरे सर सेशन न्याय होता है, मैं बता रहा हूँ मान्य न्यायालय न्याय करती है, चलता है कानूनी बिंदुओं पर। ठीक है, आप भावुक होकर भावनात्मक बातें कर रहे हैं। अरे नहीं साहब, भावनात्मक ठीक है। मेरा एक सवाल और है, एक सवाल और है। पाराशर नारायण शर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हाँ, इंटेंसिव डेटा की जरूरत है। मैं कह रहा हूं मल्टीपल कैटेगरीज बनाई जाएं,
और उन मल्टीपल कैटेगरीज पर एक इंटेंसिव डेटा बनाया जाए, उसके बाद ही कुछ कहा जाए। हम किसी रैंडम बयान पर बहुत एक्साइटेड नहीं हो सकते और किसी रैंडम बयान को अंतिम सत्य भी नहीं माना जा सकता। सर ये डाटा है बाकायदा, अपना जो पुलिस विभाग है इसके पास डाटा है, और जो न्याय विभाग है इसके पास भी डाटा है, और जो कॉलेज जी बोले वो गलत नहीं बोले हैं। आप अगर ग्राउंड लेवल पे देखोगे हमारे पास इतने सारे केसेस आते हैं, मतलब हर 1-2 दिन छोड़ के मेरे पास कोई ना कोई फोन आ जाता है गलत एट्रोसिटी एक्ट का। मैं वकील से बात करता हूँ, थानेदार से बात करता हूँ, फोन पे उनको रिलीफ दिलवाता हूँ, मिलता है उस पे रिलीफ भी मिलता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरे तक पहुंच ही नहीं पाते, वो बेचारे प्रताड़ित होते हैं। तो ये गलत इस्तेमाल तो हो रहा है। हालांकि आज जो 30% डाटा सही आ रहा है इनका, जो सही केसेस हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए। उसके लिए हम समता आंदोलन तरफ से तो इसके पक्ष में एट्रोसिटी एक्ट के, लेकिन इसके दुरुपयोग के बिल्कुल खिलाफ है। किसी भी कानून के दुरुपयोग के खिलाफ होना चाहिए। इंदिरा जी ये बात तो फैक्ट है ना, किसी भी कानून के दुरुपयोग के खिलाफ तो होना ही चाहिए। हम भी खिलाफ है निश्चित रूप से इसकी। बाकी जो दुरुपयोग करता है उसको सख्त सजा क्यों नहीं देती, उसकी जांच होनी चाहिए, उसको कन्विक्शन होनी चाहिए। बिना एविडेंस किसी का केस चालान हो जाएगा। ठीक है, इसी पर नरेश शर्मा जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे, बीच में उनकी मुझे आवाज आई थी। नरेश जी क्या बोलना चाह रहे थे आप? भाई जैसे ये कह रहे हैं कि साहब पुलिस में भ्रष्टाचार है, पुलिस पैसे खा के झूठे एफआईआर लगा देती। इसका भी एक प्रोसीजर है कि आप कोर्ट में प्रोटेस्ट करें कि साहब पुलिस ने झूठी एफआईआर दी है, और कोर्ट द्वारा पहले वो बिंदु देंगे इन पे। लेकिन क्या इतनी जानकारी SC ST वर्ग से आने वालों को होगी? प्रोटेस्ट पिटीशन तो लगती है, लेकिन प्रोटेस्ट पिटीशन तो नहीं है। कोर्ट के अंदर हर तरह का नियम है। आप कोर्ट में, लेकिन नरेश सर मैं ये कह रहा हूं कि क्या SC ST वर्ग से आने वाले उस व्यक्ति को उसके इस अधिकार की जानकारी है? नहीं है। ये भी तो एक प्रॉब्लम है कि अगर उसको अधिकार हो तो वो प्रोटेस्ट करे। प्रोटेस्ट पिटीशन का प्रावधान है, लेकिन प्रोटेस्ट पिटीशन बड़ी लंबी प्रक्रिया है, तब तक टूट जाता आदमी। एक लास्ट सवाल मैं ले रहा हूं राजपाल मीणा जी आपसे। राजपाल मीणा जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये गेहूं के साथ घुन पिसने वाली स्थिति होनी नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आप भी उसका समर्थन करते होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप खुद कह रहे हैं कि नहीं 10% अगर कुछ ऊंच नीच हो सकती है, तो उस 10% के लिहाज से भी कुछ फैसला तो होना चाहिए, किसी तरफ तो स्टेप बढ़ना चाहिए ना। राजपाल जी, मैं आपसे निवेदन करूं सर, हमारे SC ST एक्ट जो वास्तव में न्याय देने के लिए जो प्रक्रिया बनाई है, इसमें कुछ तत्वों के द्वारा इसका नुकसान हो रहा है। नहीं, वास्तविक देखा जाए तो इसकी जांच अगर निष्पक्ष की जाए, कमेटी बनाई जाए। आपको पता होना चाहिए कि माननीय न्यायाधीशों के बीच में महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने कहा था कि हमारे ऐसे लोग हैं जो वर्षों से जेलों में चल रहे हैं, क्योंकि हमें तो न्याय मिलता ही नहीं है, क्योंकि ना तो हमारे पास इतनी सुविधाएं और हमारे पास इतना पैसा है, क्यों हमारे को सुबह रोज कुआं खोदे पानी पीना पड़ता है, मेहनत करने जाए। SC ST एक्ट में तो पैसा मिलता है। SC ST एक्ट का अगर कोई केस बनता है तो सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है। नहीं, पैसा हीनियस क्राइम उसी में मिलता है। कोई यूं थोड़ी है, सभी साधारण जब तक सिद्ध नहीं होता। हर स्टेज है, गवाह कब गुजरेंगे, हर है चालान में, हर ये थोड़ी बैठते पैसे मिल जाएगा उसको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।